हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो पहली बुक एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम के लिए ख़त्म हो चुकी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमने पूरे सफलता के तरीके से समाप्त कर लिया है। अब दूसरी बुक यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। दूसरी बुक का पहला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा और इसके बाद आएगा हमारा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। तो प्रत्यावर्ती धारा को आप अपने विद्युत चुम्बकीय जो पढ़ाई है उसका लास्ट चैप्टर कंसीडर करिए और ये सारे चैप्टर का एक तरीके से निचोड़ कह लीजिए इस तरीके से होगा। हालांकि इसमें चुम्बकीय क्षेत्र आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इसमें चुम्बकीय क्षेत्र ना के बराबर है। इसमें थोड़ा सा आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा और थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 जो आपने पढ़ा था विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध है ना, वो अपना कैपेसिटर। तो इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, इसमें प्रतिरोध आने वाला है R, इसमें क्या आने वाला है, इसमें कैपेसिटर आने वाला है यानी C, और इसमें क्या आने वाला है, इसमें कॉइल आने वाली है। कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर, इंडक्टेंस L, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस L। भाई प्रतिरोध का जो हमारे पास गुण काम में आता है वो क्या है, R है। कैपेसिटर का यानी कि संधारित्र का जो गुण काम में आता है वो उसकी धारिता C है, और एक प्रेरक का जो गुण हमें काम में आता है वो क्या, प्रेरकत्व यानी कि क्या है, L है। तो ये तीनों गुण एक साथ हमारे इस चैप्टर में आ जाएंगे। अब आइए बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो भैया धारा दो प्रकार की हैं, धारा क्लासिफाई करते हैं। धारा के प्रकार है ना दो प्रकार के, किसके मतलब प्रकार किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलाव, समझ में आ गया, समय के साथ बदलाव। जैसे दुनिया में कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती नहीं है, हाँ या ना, ठीक है ना। फेविकॉल भरोसा वही है ना, समय के साथ बदल नहीं रहा है, वैसे का वैसे ही है। हमारे अब्बा भी इस्तेमाल करते थे, आप भी इस्तेमाल करते हो, अब्बा के अब्बा है ना, दादाजी आजा वाजा सब इस्तेमाल करते थे। आता है ना टीवी में एडवर्टाइज, भरोसा वही है ना। तो भैया ये देखो, तो ये हो गया अपने पास धारा, हाँ पार्ले जी भी है, पार्ले जी गुड्डा वही बना पार्ले जी वाला, ठीक है ना। तो धारा भैया, तो ये हो गया अपने पास। कुछ धारा ऐसी होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है, इनको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। अब भैया दिष्ट धारा बनेगी किससे, दिष्ट वोल्टेज से। किससे बनेगी, क्योंकि धारा किससे बनती, वोल्टेज से। बैटरी लगाओगे तभी तो धारा बहेगी, हाँ या ना। तो दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज, वोल्टेज मतलब अगर दिष्ट वोल्टेज आएगा तभी दिष्ट धारा बनेगी। मगर इस चैप्टर में आप वोल्टेज को फुल इग्नोर मारोगे। मैं कहीं पर भी बोलूंगा नहीं, बहुत ही कम बोलूंगा एसी वोल्टेज। क्या बोलूंगा, एसी। मैं हर जगह बोलूंगा एसी करंट, और नाम ही पड़ गया ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ या ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं कहीं पर ए भी नहीं बोलूंगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपने क्या सुना होगा, क्या बेरी, एसी की डीसी, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं बोलता होगा, मगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से ही तो ऑल्टरनेटिंग करंट आई है। अगर वोल्टेज डांस ना कर रहा होता तो क्या करंट डांस करती, मतलब वोल्टेज डांस कर रहा है तभी तो करंट डांस कर रही है, हाँ या ना। तो भैया सबसे पहली बात करते हैं हम दिष्ट धारा की या दिष्ट वोल्टेज की। तो दिष्ट वोल्टेज होता तो है, मगर इस चैप्टर में अपन को इग्नोर मारना, उसके पीछे नहीं लगना। अपन ज़्यादातर डीसी बोलेंगे, तो डीसी वोल्टेज भी मान लो, करंट भी मान लो, मगर पर्टिकुलरली मैं बता दूंगा जहाँ वोल्टेज पढ़ा रहे हैं। अब जैसे बोलोगे डीसी वोल्टेज, क्या बोलोगे, डीसी। सर आप ही पूछते हो, सर इसमें एसी वोल्टेज आता है कि डीसी वोल्टेज आता है, पूछते हो कि नहीं आता है, एसी वोल्टेज। क्या आते हो, अब उस एसी का पूरा नाम निकालो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट और फिर वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट और फिर हुआ ना गलत। बट क्वेश्चन क्या होगा, सर इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है या डायरेक्ट वोल्टेज आता है, तो आंसर क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो हमारी भाषा का विकार है जो चलता आ रहा है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, उसके पीछे अपन को नहीं लगना, जो चल रहा है वो चलने देना है ना। बोलचाल की भाषा में जो होना होने देना है, अपन को इसमें चलना है। तो दिष्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट और दिष्ट वोल्टेज का मतलब डायरेक्ट वोल्टेज। आई बात समझ में ना। फिर भी अपन गलत क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज। समझ में आ गया, एसी में खुद करंट लगा हुआ, फिर उसके बाद भी बोलते हैं एसी करंट और डीसी करंट, जबकि डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और फिर अपन ने बोला करंट, मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, करंट हुआ कि ना हुआ, हाँ। तो ये विकार चल रहे हैं भाषा के, इनको चलने देना है। इसको आपके हिंदी वाले सर स्पष्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये हिंदी डिपार्टमेंट का काम है, अपन तो फिजिक्स पढ़ेंगे। तो भैया दो तरीके की धारा यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं। एक है दिष्ट धारा, और जैसा धारा का व्यवहार होगा वैसा वोल्टेज का व्यवहार होगा, जैसा धारा का व्यवहार होगा वैसा वोल्टेज का व्यवहार होगा। अब देखो बेटा, दिष्ट धारा के बाद है यहाँ पर बदलने वाला, अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब कभी जिसकी दिशा बदले, जिसकी दिशा बदले। दिष्ट धारा मतलब जिसकी दिशा ना बदले, दिशा ना बदले, समझ में आ गया। और दूसरा अल्टरनेटिंग मतलब लगातार बदलने वाले, अल्टरनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। जिस धारा की दिशा बदले बार बार, मतलब पहले आधे चक्र, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। समझना भाई, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी धारा अपनी जो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इनके कई प्रकार हो सकते हैं। अब आइए दिष्ट धारा देखिए, आइए दिष्ट धारा देखिए। जो कॉमन दिष्ट धारा है, जो डीसी करंट है, जो डीसी है, मान लीजिए आपके पास 2 एम्पियर की फिक्स करंट आ रही। कितने एम्पियर की? तो ये देखिए समय बढ़ रहा है, बोलो हाँ। जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, बोलो हाँ। और जिंदगी के साथ ये धारा बिल्कुल फिक्स बढ़ती जा रही है, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? स्विच आपने यहाँ t=0 पर ऑन किया है, t=0 पर जैसे स्विच ऑन किया धारा 2 से सेट हो गई है और इसके आगे 2 एम्पियर पे बढ़ती जा रही है, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया? अब बैटरी बिल्कुल टनाटन है तो धारा बिल्कुल इसी अनुपात की रहेगी, बोलो हाँ। मगर प्रैक्टिकली केस देखा जाए तो जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी धारा का मान कम होने लगेगा, हाँ या ना। तो प्रैक्टिकल केस शुरू में तो ठीक रहता है और इसके बाद जो धारा होती है धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या हो जाती है? और जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज पूरी हो जाती है उस दिन धारा का मान कितना हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? मगर अपन को बेटा आइडियल केस करना है। कौन सा केस पढ़ना है? आइडियल। कौन सा केस पढ़ना है? आइडियल मतलब आदर्श, आदर्श परिस्थितियां पढ़नी है। और आदर्श परिस्थिति ये कहती है कि धारा बिल्कुल एक ही बार में एक ही तरफ चल रही है, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भैया, यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर धारा बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में बिना किसी फ्लक्चुएशन के फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ पर आवृत्ति कितनी है धारा की? आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति कितनी है? तो कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2πf। कितना होता है? बराबर कितना? हाँ बेटा, समय अंतराल बोलो कितना है? अनंत। कितना है? अनंत। क्यों भैया? क्योंकि पढ़ चुके हो कि t बराबर होता है 1/f। पढ़े हो ना? t बराबर 1/, समय अंतराल बराबर 1/, आवृत्ति, हाँ या ना। समय अंतराल बराबर 1/, आवृत्ति। तो आवृत्ति की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बोलो कितना आएगा? अनंत आएगा। आ गया समझ में ना भैया? देखो ये कभी वापस आ रही क्या अपने? चली जा रही है, हाँ या ना, है ना। फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं, हाँ या ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। एक झूला है ऐसा जो झूलता ही जा रहा आगे की तरफ, कभी वापस लौटने की चेष्टा ही नहीं कर रहा, बोलो हाँ। उससे पूछा कब लौटोगे? बोले फिर मिलेंगे। तो अनंत कितना हो गया समय अंतराल? अनंत। ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपने पास दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा के बेटा कई स्वरूप होते हैं। अच्छा, ये दिष्ट धारा हो गई। अब दिष्ट धारा में भी एक प्रकार की धारा, अभी देखो ये जो धारा है कांस्टेंट है, इसने दिशा नहीं बदली, इसने दिशा नहीं बदली, मतलब प्लस ही प्लस में चली है, बोलो हाँ। अब दिष्ट धारा में दूसरे प्रकार की धारा है जो प्लस में तो चलेगी मगर ज्यादा कम होती है। क्या होती है? ज्यादा कम। जैसे ये धारा यहां से शुरू हुई, देखो प्लस में चली, हाँ यहाँ पहले ज्यादा हो गई 0 से लेके 3 एम्पियर, 3 से फिर कितनी हो गई? 0, फिर 0 से लेके 3, 3 से फिर क्या हो गई? 0, 0 से लेके 3 और फिर 3 से लेके क्या? 0। ये भी बेटा एक प्रकार की डीसी है मगर इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग बेटा इसको पल्स बोलते हैं। ये दिख रहे हैं, है ना। इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रक्षोभ, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षोभ। क्या बोलते हैं? प्रक्षोभ। मतलब एक झटका, मुक्का मारा भट्ट से, फिर अलग हो गया, फिर दूसरे मुक्के की तैयारी, हाँ या ना, हाँ या ना। एक रजनीकांत वाला मुक्का होता है, साउथ की मूवी में ही होता है, 1 सेकंड में 100 मुक्के मार देता है वो, ढक 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 ढक, सामने वाला हिल जाता है एकदम, हाँ या ना। तो वो डीसी का काम करता है। किसका काम करता है? वो मुक्का हट नहीं पाता, दूसरा आ जाता है। देखा कि नहीं देखा? है ना। 1 सेकंड में 100 मुक्के लगा दिए उसने, और एक हटेगा फिर आएगा, इंटेंसिटी कम होगी फिर बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम से 0, फिर हाँ या ना। तो मतलब समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। तो ये है पल्सेटिंग। क्या है ये? पल्सेटिंग। क्लियर आ गया समझ में ना। और दूसरा ये जो है प्योर डीसी है। तो डीसी का फॉर्म ये भी है मगर ये पल्सेटिंग है। कैसी? ये पल्सेटिंग, पल्स फॉर्म में डीसी आ रही है। ये भी आपके सिलेबस में आएगी, ये भी आपके सिलेबस में आएगी। चैप्टर नंबर 16 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या काम है। फिलहाल इसको बिल्कुल पूरे तरीके से भुला दो, इसका कोई काम नहीं है अभी यहाँ पर पल्सेटिंग धारा का। अब देखो भाई साहब, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपना मान बदल ले, धनात्मक से क्या हो जाए?
और फिर उसी समय के बाद ऋणात्मक से क्या हो जाए, धनात्मक। समझ में आ गया ना, उसको बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा देखिए समय के साथ साथ रंग बदलेगी, है ना। ये देखिए पहले ये धारा जो है ये करंट है बेटा, यहाँ पे आई स्मॉल टी ले लेना। क्या ले लेना, आई स्मॉल टी। स्मॉल आई इसलिए क्योंकि ये समय के साथ बदलती है। क्या है, समय के साथ। डीसी करंट को अपन बेटा आई से इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल आई से। डीसी को किससे इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल। अगर आप डीसी की बात बोलोगे तो मैं यहाँ पे कैपिटल आई बोलूंगा क्योंकि फिक्स धारा है, मगर यहाँ पर आई जो है बदल रही है। क्या है ना, आई जो है बदल रही है। देखिए किस तरीके से होगा बेटा, ये गई अधिकतम, बोलो हाँ, फिर ये मिनिमम, फिर अधिकतम, फिर ये क्या, मिनिमम। बेटा ये देखो कौन सा रूल फॉलो कर रही, साइन का। किसका रूल, साइन का। ये कहलाती ज्यावक्रीय। क्या कहलाती है। और कल मैंने इसका समीकरण आपको डेवलप कराया ना, क्या डेवलप कराया था बेटा, आई टी, समय के साथ बहने वाली धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ बदल रही है, बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा आई नॉट ये फिक्स है कि हाँ ये इतना ही है, ये क्या कहलाता है, आई नॉट। क्या कहलाता है, आई नॉट, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, जिसको आयाम बोलते थे आप, जिसको आयाम बोलते थे पिछले साल, अब वो क्या बन गया, शिखर मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है, ये बन गया आई नॉट। समझ गया ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है क्योंकि पहले चक्र में, आधे चक्र में इसकी दिशा क्या है, धनात्मक। क्या है दिशा, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ऋणात्मक। तो इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। समझ गए ना। यदि आप मैं पोलरिटी की बात करूं, अगर कोई जनरेटर घूम रहा है तो पोलरिटी के मामले में पहले आधे चक्र में ये होगा प्लस और ये क्या होगा, माइनस, और जब घूम जाएगा तो अगले चक्र में ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस। जनरेटर क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। बोलो आ गया समझ में, बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा के और भी प्रकार हैं जो आप लोग जब बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो पढ़ोगे। प्रत्यावर्ती धारा कई प्रकार की होती है, उनके काम भी आते हैं। ये देखो ये त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती है। कैसी बेटा, त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ना भैया, पहले में धारा में प्लस, फिर क्या, फिर क्या, प्लस। तो कैसी भी बन सकती है यार, ये त्रिकोण वाली प्रत्यावर्ती धारा है। आप स्क्वायरिक भी बना सकते हो। कुल मिलाकर के प्रत्यावर्ती धारा कई प्रकार की होती हैं। ये स्क्वायरिक बन गई, देखो वर्गात्मक, एक ये वर्ग, दूसरा ये वर्ग, दूसरा ये वर्ग, तीसरा ये वर्ग। बोलो है प्रत्यावर्ती की नहीं है, प्लस फिर माइनस, तो बस प्रत्यावर्ती। मगर आपके काम की केवल धारा ये है ज्यावक्रीय। कौन सी धारा, ज्यावक्रीय। और हमारे भारत देश में भी यही धारा बनाई जाती है। अब देखो ध्यान से बेटा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 0। इसकी फ्रिक्वेंसी, मगर ये फ्रिक्वेंसी है, हाँ या ना, ये डांस कर रही कि नहीं कर रही है। हमारे भारत देश में जो फ्रिक्वेंसी आती वो आती 50 हर्ट्ज। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में कितने दोलन, 50। एक सेकंड में कितने दोलन। तो मैं अपनी धारा बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे इंडिया वाली धारा जो है एक सेकंड में 50 दोलन, क्योंकि अपने इंडिया में जो जनरेटर लगे हुए हैं वो एक सेकंड में 50 बार घूमते हैं। जहाँ विद्युत बनती है वो जनरेटर जो घूमता है वो एक सेकंड में कितने बार घूमता है, 50 बार। कितने बार घूमता है। तो जिस आवृत्ति में जनरेटर घूमेगा उस आवृत्ति में धारा बनेगी, हाँ या ना। जिस आवृत्ति में जनरेटर घूमेगा उस आवृत्ति में क्या बनेगी, धारा बनेगी कि नहीं बनेगी, यस। तो देखो बेटा अपने यहाँ के जनरेटर का सिस्टम क्या है, ये एक दोलन, बोलो हाँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो एक यहाँ पूरा कंप्लीट, बोलो एक दोलन हुआ, ये 2 हर्ट्ज हुआ, ये 3 हर्ट्ज हुआ, ये 4 हर्ट्ज हुआ। ऐसे करते 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 ये 50वां क्या है, ये मैं बना भी नहीं सकता हूँ, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो मतलब ये 50, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने दोलन हो गए, 50। तो मतलब टोटल कितने हर्ट्ज हुए, 50 हर्ट्ज। और इसमें लगने वाला समय यहाँ पर कितना सेकंड आएगा, 1 सेकंड। मतलब भारत देश में जो धारा बहती है उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया। 50 हर्ट्ज पर सेकंड मत बोलो बेटा, हर्ट्ज खुद ही पर सेकंड कहलाता है। 50 अगर बोलना है पर सेकंड तो बोलो 50 वाइब्रेशन पर सेकंड। क्या बोलो, 50 वाइब्रेशन पर सेकंड या 50 दोलन पर सेकंड। तो ये भारत देश में बहने वाली धारा है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज है, 50 वाइब्रेशन पर सेकंड है। पक्का। एक बार और बेटा, ये एक दोलन है, 1 हर्ट्ज है आवृत्ति, ये दूसरा है आवृत्ति 2 हर्ट्ज। 1 सेकंड में जो अपने यहाँ धारा आती है वो 50 डांस कर लेती है, 50 चक्कर। बोलो हाँ। जैसे मैं अपने आप को घुमाऊंगा 1 सेकंड में, तो मैं कितने बार घुमा पाऊंगा, 1 बार या 2 बार। जैसे मैंने घूमना शुरू हुआ, मैंने कहा मैं शक्तिमान बनूंगा, हाथ रख के घूम गया, कितने बार घूमूंगा, 2 बार। कितने बार घूमूंगा, 1 सेकंड में कितने बार घुमा, 2 बार। तो 1 सेकंड में मेरे कितने दोलन हुए, 2। तो मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी बनी, 2 हर्ट्ज। कितनी फ्रिक्वेंसी बनी। अगर मैं शक्तिमान टाइप 50 बार घूम जाऊँ, वो बहुत तेज घूमता है, हाँ या ना,
तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बनी? 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं दोलन। क्या बोलते हैं इसको? ये पेन रखा है अपनी माध्य स्थिति में, बोलो हाँ। ये मान लो यहाँ पे है, ये 1 दोलन, ये 2 दोलन। तो अगर मैं 1 सेकंड में घुमाऊँ तो कितने बार घूम पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार? 5 बार। तो 1 सेकंड में अगर ये 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। समझ गए ना? अगर 1 सेकंड में 5 बार आ गया तो 5 हर्ट्ज। मगर अपन 5-6 हर्ट्ज से ज़्यादा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, बोलो हाँ। मतलब अपने वाइब्रेशन इतने तगड़े नहीं हैं कि अपन 5-6 हर्ट्ज से ज़्यादा उत्पन्न कर सकें। फिर अपन को क्या जरूरत पड़ती है इसको डेवलप करने के लिए? ऑसिलेटर। क्या जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, हाई वाइब्रेशन देने के लिए, जो आपके मोबाइल में बोलता है ना, हाँ वाइब्रेशन करता है ना, वाइब्रेशन की आवाज़ आती है ना, आती कि नहीं आती है? हाँ, वो वाइब्रेशन की आवाज़ है ना, क्योंकि उस वाइब्रेशन की एक फ्रिक्वेंसी है। तो उसके लिए उसमें क्या लगाया होता है? ऑसिलेटर लगाया होता है। क्या लगाया होता है? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, एक नियत फ्रिक्वेंसी आवृत्ति के दोलन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है ऑसिलेटर। क्या नाम होता है भैया? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ऑसिलेटर भी कैसे बनता है। समझ गए? ठीक है ना? ऑसिलेटर भी कैसे बनता है उसको पढ़ते हैं। उसको बोलते दोलक। क्या बोलते हैं? दोलक। ठीक ना? और भी कई नाम है, वो अपन बाद में बता देंगे। तो ऑसिलेटर बनाना है इसी चैप्टर में अपन को कि ऑसिलेटर कैसे बनता है। ठीक है ना? आप जो रेडियो जिस फ्रिक्वेंसी पे बात करते हो फ़ोन पे, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज़। क्या होती है? या और ऊंची? भाई साहब बहुत ऊंची। फ़ोन की जो फ्रिक्वेंसी आप बात करते हो वो मेगाहर्ट्ज़ से भी ऊपर हुआ करती है। मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो जो स्टेशन होता है, रेडियो जो FM बैंड सुनते हो, है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, अपने मोबाइल में चालू करके देख लो FM बैंड, 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज़। 90 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के जो रेडियो स्टेशन आपके मोबाइल में रहते हैं वो 90 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 102 मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं। 90 to 102 कितना होता है? 92। मोबाइल का FM चालू करो, मोबाइल का FM चालू करो। ईयरफोन लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से शायद, हाँ, उसके बगैर चालू नहीं होगा, है ना? दिष्ट यानी कि कांस्टेंट, फिक्स। चलो तो उसको लगा के तुम देखना, जो उसकी आवृत्ति होती है 90 हर्ट्ज से कितने? 102 मेगाहर्ट्ज। 102 मेगा, मेगा मतलब होता है 10⁶। 10⁶ बोले तो 10 लाख, 10⁶ बोले तो, कल्पना करके सोचो 1 सेकंड में कितने दोलन? 10 लाख दोलन। 1 सेकंड में कितने दोलन? 10 लाख दोलन। बोलो भाई साहब, बहुत ज़्यादा हैवी दोलन है कि नहीं है? तो इसको किससे उत्पन्न किया जाएगा? ऑसिलेटर से। किससे उत्पन्न किया जाएगा? बेटा ये जो दोलन होता है तरंगों के अंदर होता है। किसके अंदर? इनको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय दोलन। विद्युत चुम्बकीय, जिस तरंग के भीतर जितना भयंकर वाला दोलन होगा वो तरंग उतनी खतरनाक होगी, हाँ या ना? रजनीकांत का घूंसा याद कर लो, जितनी जोर घस 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 हालत उतनी खराब करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना, वो अलग चीज़ है। आवाज़ तेज आना वो अलग बात है, आवाज़ तेज आना अलग बात है। समझ में आया? वो क्या है? वो है आयाम। वो क्या है? हेलो 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 हेलो, ये है, ये आयाम है। आवाज़ तेज आना क्या है? आयाम। उसको बढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एम्पलीफायर। क्या लगाना पड़ता है? हेलो 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 हेलो, वो एम्पलीफायर। समझ में आया कि नहीं आया? वो आयाम है और आवृत्ति अलग अलग होती है। आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। मैं बोलूँगा का, तो मेरे का साउंड अलग है और तुम्हारे का साउंड, क्योंकि आवृत्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, आवृत्ति में थोड़ा सा। समझ में आया ना? इसलिए मेरा का हमेशा मेरी आवृत्ति से बजेगा और तुम्हारा का हमेशा तुम्हारी आवृत्ति से बजेगा। समझ गए ना? क्लियर हुआ? हाँ, इसीलिए इससे जो आवाज़ डब करने वाले होते हैं, जो जैसे मैं दूसरों की आवाज़ निकाल लेता हूँ, तो फिर भी आप डिफरेंस कर लोगे, क्योंकि जो साउंड स्पेशलिस्ट होते हैं वो आवृत्ति का डिफरेंस बिठालते हैं। अरे इसमें तो 5 हर्ट्ज का फ़र्क है। अब वो 5 हर्ट्ज आपका कान तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ गए ना? मगर जो मीटर है उसको नापने वाला वो देख लेगा। वेव ग्राफ जब बनाएगा तो मेरा का थोड़ा चौड़ा बनेगा और अजय देवगन का थोड़ा पतला बनेगा। ठीक है? आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना? दाने दाने में बिमल कदम, केशर कदम, बोलो जुबा केशी। ठीक है? तो भैया उसका का अलग रहेगा कुल मिला के। तो मतलब अपन जो बोल रहे हैं सारे लोग अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना? खैर, हाँ भैया, ऐसा होना ना के बराबर संभव है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल।
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा बैंड है फ्रीक्वेंसी का, इतना बड़ा बैंड है भाई साहब, 1 हर्ट्ज से भी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखो जो मैंने आपको दिया है, बैंड दिया मैंने फ्रीक्वेंसी का, रेडियो स्टेशन का, 90 मेगा हर्ट्ज से लेकर के कितना, 102 मेगा हर्ट्ज, समझ में आया? 90 मेगा हर्ट्ज से लेके 102 मेगा हर्ट्ज, 90 से लेके 110 और 2 12, मतलब कितने का बैंड है? 12 मेगा हर्ट्ज। कितने का जनाब? ये 12 हर्ट्ज नहीं है, 12 मेगा हर्ट्ज है। मतलब 12 गुणे 10 की पावर कितना? 6 6 6 6 सॉरी, 10 की पावर कितना? 6। भाई साहब इधर बैठना तुम। 12 गुणे 10 की पावर 6, समझ में आया कि नहीं आया? तो 12 और 1 2 3 6 4, 1 2 3 4 5 6, करो खड़े रेडियो स्टेशन कर सकते हो कितने? देश भर में रेडियो बजाओगे क्या? 2 5 10 5000 अधिकतम से अधिकतम। कितने बोलो, कितने होंगे? 5000। अगर 1 हर्ट्ज का भी फर्क रखोगे तो 12 कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रेडियो स्टेशन बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? अब वो भी अभी मैंने इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी ली है। क्या ली है? इंटीग्रल। अभी इनके पॉइंट वाली 12.1 12.2 जोड़ दो तो, हाँ या ना? फिर डिजिटल ट्यूनर लगाना पड़ेगा 0.1 से चेंज करने के लिए, हाँ या ना? हाथ से जोड़ोगे तो अगला रेडियो स्टेशन पकड़ लेगा, पीछे करोगे तो पिछला कर लेगा, बीच वाला छूट गया। फिर डिजिटल ट्यूनर लगाना पड़ेगा, जैसे टीवी में चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2। नहीं, पहले वो रोलर वाली टीवी आती रही है पुराने समय में, ब्लैक एंड वाइट, तो स्टार प्लस और सोनी एक साथ चलता था। जिसका सिग्नल पकड़ गया वो आने लग गया। समझ गए ना? समझ में आया? दादाजी भजन देख रहे हैं, वहां डांस आ गया, हाँ बढ़िया, तब भी बोले ताली। अरे बेटा क्या होता रहा पहले, अब वो पहले वाली टीवी आपने देखी नहीं है, उसको देखिएगा आप, बंद देखी है ना? पहले वो रोलर सिस्टम चलता रहा है चैनल पकड़ाने के लिए, तो चैनल पकड़ाने के लिए रोलर सिस्टम चलता रहा है। अब पता चलो पुराने जमाने की टीवी है, उसको नए जमाने में लोगों ने इस्तेमाल कर दिया। पुराने जमाने में चलते थे 12 चैनल। कितने चैनल? दूरदर्शन, मेट्रो, दुनियादारी के 4 5 12 चैनल चलते थे। अब बहुत खुशकिस्मत हुए तो आपके घर में 12 चलते थे। अब वो 12 चैनल में लगा दी तार 100 चैनल की। क्या हुआ? किसकी? अब 12 की लाइन में 100 लोग घुस गए तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाएगा, बताओ? तो 100 चैनल की जैसे लाइन लगाई तो यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट के डिफरेंस में चैनल भरे हुए थे, है ना? अब दादाजी ने लगाया आस्था, है ना? वहाँ 9X घुस पड़ा उसके ऊपर, MTV आ गया, है ना? तो भाई साहब यही होता रहा, है ना? है ना? फिर दादाजी ने बोला बेटा मैंने तो, है ना, बाबा के भजन लगाए थे, या देवी कहाँ से उत्पन्न हो गई भाई साहब? चलो हाँ जी भाई साहब, हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकती? रिहोस्टेट लगाओ, लेकिन होता ही है भयंकर। अनंत में, अनंत टाइम पीरियड अनंत होगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0, और टाइम पीरियड बराबर 1/आवृत्ति। बोलो हाँ, तो टाइम पीरियड कितना होगा? अनंत होगा। 1/0 बराबर कितना? अनंत। बोलो क्लियर? डीसी का वाइब्रेशन का 1 मिनट, जो इंसान कभी लौट के नहीं आएगा उसके लिए क्या बोलोगे? क्या कब आएगा? अनंत पे आएगा। बोलो हाँ या ना? तो वैसे ही दोलन नहीं कर रही, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है? मैं बोलोगे दोलन का टाइम पीरियड कितना है? बोले अनंत। बोले अभी डोलन कर रही है, फिर लौटेगी, तब तक हम ही नहीं पड़ जाएंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? चलो तो ये हो गई डीसी। काम की बात कर लो। हाँ तुम क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, तुम 1 साल के हो गए, फिर दोबारा तुम 1 साल के कब होगे? हाँ हाँ, कभी नहीं हो गए। अच्छा, ये लॉजिक दे रहा है कि आज मैं 18 का हूँ, अगली बार मैं 18 का कब होऊंगा? फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। चलो देखो इधर, देखो भाई, अब अगला देखो। हाँ सुनो भाई साहब, अब देखो बेटा, एक तरफ लिखो डीसी एक्शन,
और एक तरफ लिखो एसी एक्शन। हाँ, देखो फर्क क्या है। जो डीसी करंट है, जो डीसी करंट है उसकी आवृत्ति 0 होती है। बोलो हाँ। डीसी करंट क्या होती है? उसकी आवृत्ति 0 होती है। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर डीसी में आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, तो प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना, धारा को रोकना। तो डीसी केवल प्रतिरोध ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? प्रतिरोध। क्या ऑफर करेगा? प्रतिरोध। देखो तुम्हारे घर के सामने से 2 लोग निकले, एक बारात निकली, शांतिप्रिय बारात थी, कुछ ज़्यादा ही, बिल्कुल चुपचाप निकल गई, अपना डांस वांस ना करते हुए, शोर वोर ना करते हुए, लिए अपने दूल्हे को चुपचाप निकल गए बगल से। बोलो हाँ या ना? बोलो आपको कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। दूसरी बारात निकली, भारी धूम धड़ाका एकदम तरीके से, समझ गए ना? खतरनाक बिल्कुल, 3 जनरेटर लेकर के चारों तरफ वाले चोंगे लगा के बेहतरीन एकदम 32 चोंगे लगा करके निकली बारात, है ना? सब तरफ से, ठीक है ना? तो भैया उसमें आपको दिक्कत हुई कि नहीं हुई? तो भाई साहब देखो, यहाँ पे यही समझना, इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एसी जो धारा है वो निकलेगी, मान लो 2 एम्पीयर या 20 एम्पीयर की धारा है, चुपचाप निकल जाएगी। समझ गए? अब डीसी के लिए हम 3 एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस, संधारित्र और प्रेरक, और तीनों का व्यवहार अलग अलग है। तीनों का व्यवहार डीसी के लिए, और एसी के लिए भी हम तीनों का व्यवहार पढ़ने वाले हैं। बस ये टॉपिक समझो, पूरे टॉपिक की जान यही है। एसी में भी रेजिस्टेंस, एसी में संधारित्र, और एसी में, ये एसी का सिंबल है राजा, ये क्या है? एसी मतलब बदलती हुई धारा, और एसी में प्रेरकत्व। कब? अलग अलग तरीके से ये काम करेंगे, इसमें अलग, इसमें अलग। क्यों? ये चुपचाप वाली बारात है और ये डांस करने वाली हंगामा वाली बारात है। बोलो हाँ या ना? अब इनका एक्शन देखो, यहां पे ये किसकी फीलिंग देगा? आर की। किसकी देगा? आर की। यहां पे भी किसका काम करेगा? आर का। हाँ या ना? अब मैं बोलूंगा बेटा जी कि यहां पे धारा कितनी होगी, तो तुम बोलोगे आई बराबर वी बाई आर। क्या होगा? आई बराबर वी बाई आर। बेटा इसका यहाँ पे विद्युत वाहक बल माना जाता है ई, जनरेटर का। क्या माना जाता है? जनरेटर का विद्युत वाहक बल ई। क्योंकि जो एसी धारा होती है उसमें डायरेक्टली ऑपरेट आप किससे चालू करते हो? जनरेटर से। किससे करते हो? कोई बैटरी वैटरी नहीं होती कि आंतरिक प्रतिरोध मिले। अब बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप याद होगा V बराबर था E माइनस आई आर। हाँ या ना? अब यहाँ पर ना बैटरी है, ना केमिकल है, ना इलेक्ट्रोड है, ना कुछ है, तो आई आर का पंगा क्या हो गया? खत्म। केवल सीधे क्या मिलेगा आपको? टनाटन वोल्टेज अधिकतम वाला। हाँ या ना? विद्युत वाहक विभवांतर के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। तो मतलब यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे? ई। क्या लगाएंगे यहाँ पे? ई। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? ई। काम तीनों का सेम ही है। यहाँ पे वी, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या, यहाँ विभवांतर आरोपित करते हैं कि मतलब विभवांतर ना भी आरोपित करो तो इस सिरे के मध्य में आपको क्या मिलेगा? विभवांतर ही मिलेगा। है ना? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध खाया पिया पचाया हजमोला। आया समझ में ना? आंतरिक प्रतिरोध बीच में होता कि नहीं होता? तो जब भी बोलूँ खाया पिया पचाया हाजमोला, तो बाहर क्या मिलेगा? वी। क्या मिलेगा? ई तो मिल ही नहीं सकता है। हाँ या ना? ई लगा भी दोगे तब भी क्या मिलेगा? वी मिलेगा। बोलो इसके अक्रॉस भी क्या मिला? पक्का? ये क्या? ई। ये क्या? ई। ये क्या? आंतरिक प्रतिरोध का कोई सिस्टम, क्योंकि बैटरी, केमिकल, तेजाब वाला पानी, इलेक्ट्रोड,
प्लस माइनस के वो डंडियाँ कुछ भी नहीं है, समझ गए ना, सीधे जनरेटर का है प्लस और माइनस। क्लियर हुआ इतना? अब आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से, बहुत कुछ कारनामे होने वाले हैं। अगर यहाँ पर धारा निकालोगे तो I इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, कैपिटल V लगाया क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना बेटा। यहाँ पर धारा निकालोगे तो स्मॉल आई, बदलती हुई धारा बराबर बदलता हुआ वोल्टेज अपॉन कितना, आर। बोलो आया समझ में? आ गया समझ में? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अब आप बोलोगे सर V अपॉन आर, आर भैया, अब इसका आर तो होता नहीं है, इसका आर तो होता नहीं है। याद करो, मैंने इसका वोल्टेज निकलवाया था, इसका वोल्टेज आपको बताया था। जब डीसी पे आप इसको ऑपरेट करते हो तो इसका वोल्टेज आया था, क्या आया था इसका वोल्टेज? ना 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 ना, वो भी नहीं आया था। V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये था इसका वोल्टेज। 1/c इंटीग्रेशन ऑफ कितना, आई डी टी, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ कितना, आई डी टी, ये था। अब कैसे आया, 1 मिनट के लिए देख लो। Q इक्वल टू सी वी था, बोलो हाँ, Q इक्वल टू सी वी। आई लाने के लिए डी क्यू बाई डी टी कर दूँ, डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, डी क्यू बाई डी टी बराबर सी डी वी बाई डी टी, बोलो हाँ, सी डी वी बाई डी टी, हाँ या ना। डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, आई, बराबर सी डी वी बाई डी टी, डी टी ऊपर चला गया, कितना बन गया, आई डी टी बराबर कितना हो गया, सी डी वी। सी को नीचे ले आओ, हाँ या ना, इंटीग्रेशन कर दो, डी वी का इंटीग्रेशन कितना, डी वी का इंटीग्रेशन कितना, इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ कितना, आई डी टी। ये था वोल्टेज, क्या था ये, वोल्टेज। ये लिख लीजिएगा कहीं बादल बना करके, और आपको पंडित जी परेशान नहीं होना इस पे, है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, वो केवल समझाने के लिए मैंने बताया। ये कैपेसिटर का वोल्टेज, V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है बेटा, हाँ, V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। फिर से देख लो, Q बराबर सी वी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी क्यू बाई डी टी बराबर सी डी वी बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हो गया आई सी डी वी बाई डी टी, डी टी को इधर भेज दिया, आई डी टी अपॉन सी बराबर डी वी का इंटीग्रेशन V 1/c आई डी टी। कन्फर्म है, पक्का है? चलो अब इधर देखो बेटे, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे एक अलग प्रकार का प्रतिरोध फील होता है। हमें आपकी बारात से प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपकी बारात के डांस से प्रॉब्लम है। समझ में आया? एसी का क्या कहना, हमें आपकी बारात से प्रॉब्लम, हमें आपकी बारात के डांस से प्रॉब्लम है। समझ गए ना? अगर तुम ये डांस वांस ना करते तो हम तुम्हें डीसी समझ लेते। क्या समझ लेते? मगर तुम बारात अगर ये जाओगे, अब बताओ, प्योर प्रतिरोध में, सॉरी, प्योर धारिता में, संधारित्र में आपको सी तो है आपके पास, बोलो हाँ, मगर रेजिस्टेंस कितना है ही नहीं है रेजिस्टेंस, क्योंकि प्योर संधारित्र का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। अब इस तरीके से आप बोलो कि I बराबर E अपॉन आर, आर की वैल्यू 0, यानी धारा अनंत हो जाएगी, ये तो गलत है। कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध का नाम यहाँ अलग पड़ जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं? एसी के लिए प्रतिरोध नया नाम ले लेता है, वो तो कहलाता प्रतिघात। क्या कहलाता है? मेरे सवाल का जवाब देना, क्या प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर करता था कि नहीं करता था? कहाँ करता था यार, बोलो। यहाँ पे भी प्रतिरोध कितना है, और एसी के लिए भी कितना है? कोई मतलब हुआ क्या? आवृत्ति पर निर्भर करा क्या? मगर अब जो प्रतिरोध लगने वाला है उससे प्रॉब्लम है डांस से। किससे प्रॉब्लम है? डांस यानी कि आवृत्ति, डांस यानी कि बदलाव। आई बात समझ में ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं इसका प्रतिघात लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अब बोलोगे प्रतिघात क्या है? प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, उसकी इकाई भी क्या है? ओम। आर को किस में नापते हो? ओम में। आर को किस में नापते हो? ओम में। इसको भी किस में नापोगे? ओम में।
हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत हो रही बताओ। ओम क्या प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। बेटा ध्यान से सुनो, एक इसका जो प्रतिघात बनेगा उसको बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं? नाम है धारितीय प्रतिघात। क्या नाम है? धारिता का प्रतिघात, इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। कैपेसिटिव इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? खैर आपको मतलब है धारितीय प्रतिघात से। बेटा ध्यान से सुनना, एक्स सी का फॉर्मूला नोट कर लो, 1/ओमेगा सी, ये निकलेगा इसका प्रतिघात। प्रतिघात प्रतिरोध है कैपेसिटर का, कैपेसिटर का किया जाने वाला विरोध है। धारितीय प्रतिघात, धारतीय, अरे भारतीय नहीं आएगा भाई, धारतीय आएगा। देशभक्ति गूंज पड़ी, भारतीय को भारतीय बना दिया भाई साहब ने। समझ में आया? धारितीय प्रतिघात मतलब धारिता वाला प्रतिघात, धारिता वाला प्रतिघात, ये कहलाता है एक्सी। काय में नापोगे? ओम में। काय में नापोगे? ओम में। बहुत अच्छे से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से देखो। धारितीय प्रतिघात में ओमेगा का टर्म आया कि नहीं आया? मतलब फ्रीक्वेंसी आई कि नहीं आई? मतलब अगर दोंदरा ज्यादा होगा डांस खतरनाक होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्ससी क्या हो जाएगा? कम। समझ में आया? मतलब ओमेगा ज्यादा तो प्रतिघात क्या हो जाएगा? कम। मतलब अधिक फ्रीक्वेंसी जान दो और कम फ्रीक्वेंसी रोक लो। अगर ओमेगा 0 कर लो, ये देखो अधिक फ्रीक्वेंसी हो गई तो प्रतिघात क्या हो गया? कम। और ओमेगा कम हो गया तो प्रतिघात क्या हो गया? ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर आओ डीसी में, आ जाओ डीसी में। डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है? 0। डीसी के लिए ओमेगा कितना? क्योंकि आवृत्ति भी कितनी? अब निकालो भैया डीसी का प्रतिघात, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी, 1/0। बोलो कितना? अनंत। क्या होगा? मतलब डीसी सर्किट में कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस देगा? अनंत। बोलो डीसी सर्किट में कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस देगा? अनंत। मतलब ओपन सर्किट। अनंत मतलब याद करो, जब मैंने कंडेंसर को लगाया था तो फट से चार्ज हो गया, उसके बाद धारा गई कि नहीं गई? उसके बाद धारा नहीं गई, चार्ज हो गया, फिर धारा ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत। प्रतिरोध कितना हो गया? फिर और चार्ज नहीं हुआ, फिर चट्ट बजाया था। तो बजा था कि नहीं बजा था? याद आ गया भाई? इससे देखो भाई क्या मुश्किल है यार, बिल्कुल सिंपल है। बोलो डी एसी का ओमेगा कितना? और एसी का ओमेगा कितना? 0। एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दोगे? तो समथिंग अपॉन 0 कितना? बस ना, खत्म। मतलब कैपेसिटर डीसी में किसका काम करेगा? ओपन सर्किट का। किसका काम करेगा? ओपन सर्किट का। ये वोल्टेज भी है, चार्ज खट्ट से हो जाएगा, बिल्कुल पलक झपकते चार्ज हो गया। जैसे मैंने डाला चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद कोई धारा बहेगी नहीं, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। तो डीसी में किसका काम करेगा? ओपन सर्किट का। समझ में आया कि नहीं आया? अनंत। खुला सर्किट है मेरे भाई। कैसा सर्किट है? खुला। मतलब ये टर्मिनल खोल देगा, जा खोल दिया। बोलो प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत। आ गया समझ में? पक्का ना? हाँ क्यों न? भैया शुरुआत में जितनी बहनी थी बह गई, बाद में कहाँ बह रही है? मैं कहाँ कह रहा हूँ बह रही है? बस विद इन सेकेंड के अंदर चार्ज हो जाता है और फिर धारा नहीं बहेगी। चार्ज हो गया ना? हाँ या ना? जैसे आपका मोबाइल चार्ज होने के बाद धारा बहेगी क्या? ओपन हो जाता है। कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है कि तुमको 100 वोल्ट तक चार्ज होना है, 100 वोल्ट के बाद खटाक से बंद हो जाओगे। समझ में आया ना? हालांकि अपने 3.5 वोल्ट का होता है, 100 का नहीं होता है ना? नहीं बोले सर 100 कैसे होने लग गया? हमारे में 3.5 लिखा है। हाँ 3.5 का ही होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई साहब पंडित जी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया। आ गया समझ में ना तुम्हें? हाँ आवाज़ नहीं आ रही? अपने कहते कहते हुंका नहीं दे रहे तुम। हाँ हुंका देते रहो। चलो ठीक है, अभी उसकी तैयारी करना। चलो अभी लास्ट पे आओ, लास्ट पे आओ, इस पे आ जाओ। देखो बेटा ध्यान से, XL अब इसका वाला प्रतिरोध कहलाता है XL। क्या कहलाएगा?
एक्सएल काय में नापोगे, इसको भी ओम में, किस में नापोगे, धारतीय ना धारती नहीं आएगा, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिखो एक्सएल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सएल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सएल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। एक्सएल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात। एक्सएल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात। हाँ बेटा अब आ जाओ, दिक्कत किससे, फ्रीक्वेंसी से, किससे है, हाँ तो नया वाला फॉर्मूला लिखो, फ्रीक्वेंसी को मिला के एक्सएल बराबर ओमेगा एल, नोट करो, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा बेटा आवृत्ति है, ओमेगा आवृत्ति, आवृत्ति किस आवृत्ति की करंट आ रही है, एफ लिखना है तो भैया 2 पाई एफ करो, क्योंकि ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति और रेखीय आवृत्ति मतलब 2 पाई एफ। समझ गए, भूल गए, फॉर्मूला लिखो, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, नोट करो, और 1/t बराबर एफ। दो प्रकार की आवृत्ति होती है भाई, रेखीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। हाँ इसको ये नहीं सुनो 2 पाई एफ कर लो, यहाँ पे एफ रेखीय है ये, और 2 पाई एफ टोटल कोणीय है। बेटा 11th क्लास का टॉपिक है। ये पंखा घूमता है कि नहीं घूमता, ये पंखे के घूमने की आवृत्ति है कुछ ना कुछ, ये कहलाती कोणीय आवृत्ति। जब आप इस आवृत्ति को कोण में दे दो तो वो कहलाती कोणीय आवृत्ति। जैसे ये पंखा बोल दो कि ये पंखा जो है 30 पाई रेडियन पर सेकेंड घूम रहा है, 30 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ये क्या है, कोणीय आवृत्ति। क्या है ये, कोणीय आवृत्ति। अब इसी को बोल दो 15 चक्कर प्रति सेकेंड, 15 चक्कर, तो ये रेखीय आवृत्ति है। समझ गया ना, मतलब रेखीय आवृत्ति में अगर 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो कोणीय आवृत्ति। देखो यार, चलो क्या बोला मैंने, 15 चक्कर प्रति सेकेंड, बोलो हाँ, 15 चक्कर प्रति सेकेंड। कितने चक्कर, ये सीधी फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना। एक चक्कर में कितने डिग्री, 360। 360 डिग्री में कितने रेडियन, 2 पाई। 360 डिग्री में कितने रेडियन, तो 15 चक्कर में कितने, 15 गुणे 2 पाई, नहीं होगा, तो आंसर कितना हो गया, 30 पाई रेडियन पर सेकंड। ये बन गई कोणीय आवृत्ति। हाँ अभी पहले इसको देख लो, जल्दी खत्म करना है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, बोलो हाँ, काय में नापोगे, ओम में, किस में नापोगे, ओम में। ध्यान से सुनना, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो एक्सएल क्या होगा, अगर आवृत्ति घटेगी तो एक्सएल क्या होगा। समझ में आ गया, मतलब कम डांस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल क्या होगा, कम होगा। समझ गए ना, और ज़्यादा जोर का डांस होगा तो एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा। आ जाओ डीसी के लिए, आ जाओ, आ जाओ डीसी के लिए, आ जाओ डीसी के लिए, आ जाओ। लो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, हाँ या ना, हाँ भाई मिश्रा जी, डीसी का ओमेगा कितना होता है, डीसी का ओमेगा कितना होता है, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है, बिल्कुल सही। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0। मतलब एक्सएल बराबर कितना, मतलब डीसी के लिए प्रेरकत्व किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। एक्सएल बराबर कितने ओम, 0 ओम। याद आया, एक्सएल बराबर कितने ओम, 0। मतलब प्रेरकत्व से धारा एकदम सरपट निकल जाएगी, हाँ या ना, प्रेरकत्व से धारा एकदम अच्छे से सरपट निकल जाएगी, जल्दी जल्दी निकल जाएगी। एक्सएल बराबर 0। हाँ भाई बताओ आप, 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट। मतलब धारा के लिए बढ़िया वाला पाथ, वही जो हम कहते हैं बहारो फूल बरसाओ। समझ गए ना, धारा के लिए बढ़िया पाथ यानी शॉर्ट सर्किट। छापो अब तुम्हारे सवाल। हाँ
हम किस केस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की कि आइडियल की? किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल की, इसीलिए शॉर्ट कह रहे हैं, समझ गए ना। और प्रैक्टिकली दुनिया की ऐसी कोई कॉइल नहीं बन सकती है कि जिसका रेजिस्टेंस ना हो। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम कोई भी कॉइल बनाओगे, इसमें एक्सएल के साथ साथ क्या होगा, आर भी होगा। क्या होगा? एक्सएल के साथ साथ आर भी होगा, हर जगह आर होगा। मतलब यदि प्रैक्टिकल केस की बात करो तो ये जो सी अकेला लगा है, भाई कोई मटेरियल ही का तो सी बनाओगे ना, तो थोड़ा सा उसका आर भी मिलेगा, तार का आर मिलेगा जो तार लगाए हो। ये एल है, उसके कुछ ना कुछ तो तार बनाए हो ना, तो तार का क्या जुड़ेगा, रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा। मगर अभी हम आपको पढ़ा रहे थे कौन से केस, आइडियल केस। समझ में आया? ये वीडियो जा करके 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी मैंने केवल आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, बस इतना देख लीजिए। बोलिए, डीसी के केस में आई बराबर वी अपॉन आर, बोलो हाँ। एसी के केस में आई इक्वल टू ई अपॉन आर। डीसी के केस में आई कितनी हो जाएगी, जीरो। आई कितनी हो जाएगी, क्यों जीरो, क्योंकि एक्सी कितना हो गया, इन्फिनिटी। एक्सी कितना हो गया, हाँ। एसी के केस में आई इक्वल टू ई अपॉन कितना, एक्सी। विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यहाँ किसका काम करेगा, एक्सी का, यानी प्रतिघात। क्या काम करेगा, प्रतिघात। यहाँ देखो, यहाँ हाँ वो करेंगे बाद में। यहाँ देखिए आई एक्सी मतलब 1/ओमेगा c, वो छोड़ दो सब। आई बराबर विद्युत वाहक बल कितना, ई, और प्रतिघात बोलो कितना, एक्सएल। बोलो आ गया समझ में? आई इक्वल टू ई अपॉन एक्सएल। कोई दिक्कत, नोट कर लो। तो ये भैया, तो याद रखिएगा, ओम का नियम केवल यहीं तक लगेगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि प्रतिरोध यहीं तक जिंदा था, इसके बाद अलग हो गया सब सिस्टम। तो ओम का नियम वो अलग आया, वहाँ पर केवल रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर जब तक रेजिस्टेंस है तब तक ओम का नियम लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक नया ओम का नियम आएगा, एसी वाला। अभी तक कौन सा पढ़ा था, डीसी वाला। अब कौन सा ओम का नियम पढ़ेंगे, एसी वाला। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं आज की क्लास को, कल करेंगे।